हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री। और ये है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कक्षा 12 हिंदी मीडियम से पास आउट किया है। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी हिंदी में जिन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था, उन बच्चों के लिए ये बैच है। और इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री इस चैप्टर में हमें स्टडी करनी है। और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने समझा था कि हमारा सिलेबस क्या है, पूरा सिलेबस। बस आपको बिल्कुल ध्यान से समझते रहना है हर एक चीज़ को। वीडियो लेक्चर की स्पीड जितनी आप कर सकते हो, जितना आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग कर लेना। पर हर एक चीज़ को ध्यान से समझना है। जो बच्चे साथ के साथ नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते जाओ। नहीं तो बीच बीच में जहाँ भी मैं बताता हूँ, आपको कहता हूँ, वहाँ आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से, सरल तरीके से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के, जितना जल्दी हो सकता हो और जितना भी जल्दी पॉसिबल हो। हमारा जो आज मेन फोकस रहेगा वो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर ही रहेगा। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, किसे पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स को। और पहला यूनिट हमें स्टार्ट करना है अपना, जिसका नाम भी कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट बीएससी सेकंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसके पहले यूनिट का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज से हमें पहला यूनिट स्टार्ट कर देना है, और जिसका नाम कार्बोहाइड्रेट ही है, या फिर आप कह सकते हो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमें आज स्टार्ट करना है, जिसे पढ़ना है, उस टॉपिक को भी सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट ही पढ़ेंगे आज। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बारे में बात करेंगे। कितने प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या क्या खासियत होती हैं, ये सारी बातें आज हमें डिस्कस करनी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कैसे यौगिक होते हैं? जिनमें कार्बन हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, तीन तत्व। ठीक है, तो आप लिख सकते हो सबसे पहली बात, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, से बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछता है कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो आपको बताना है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन के हाइड्रेट भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। तो आप लिख सकते हो इनमें इनमें हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन कितना होता है? 2:1। एक ये बात ध्यान रखनी है, कार्बोहाइड्रेट्स की एक ये क्वालिटी है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से और जंतुओं से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ये पौधों, ये पौधों यानी प्लांट्स, और जंतुओं यानी एनिमल्स, ये पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की खासियत ये होती है कि ये कार्बोहाइड्रेट हमें प्लांट से भी मिलेंगे और एनिमल्स से भी मिलेंगे। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, जैसे प्लांट से आप बता सकते हो जितने भी अनाज हैं, सीरियल्स, अनाज, उन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और जंतुओं से जैसे दूध में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है।
और अंडे में भी होता है कार्बोहाइड्रेट। हालांकि अंडे में प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, पर कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत सारे पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अगली बात, इन्हें आप कार्बन के हाइड्रेट्स भी कह सकते हो। नाम है ना कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप कह सकते हो कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हैं। यहाँ लिख देते हैं इस बात को, इन्हें हाइड्रेट्स इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। तो आप इन्हें कह सकते हो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट है ना, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन या कार्बन के हाइड्रेट्स। ठीक है, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं एग्जाम्पल में देखो। कार्बोहाइड्रेट आपके जाने पहचाने हैं, जैसे आपका शुगर है, शुगर जिसे आप कहते हो शर्करा, चीनी या शक्कर, ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च को हिंदी में क्या कहते हैं? मंड। ठीक है, मंड कहते हैं स्टार्च को। और सेल्यूलोज भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। आपको पता है प्लांट सेल सेल्यूलोज की बनी हुई होती हैं। प्लांट सेल की जो सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इस तरह का आएगा कि कार्बोहाइड्रेट किन्हें कहते हैं, या कार्बोहाइड्रेट पर टिप्पणी लिखो, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करो, कार्बोहाइड्रेट के गुणों का वर्णन करो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप जब कार्बोहाइड्रेट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखोगे, टिप्पणी लिखोगे, तो ये सारी बातें आपको लिख कर आनी है। पॉइंट वाइज में हर एक चीज को इसलिए बताता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि ये सारे पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, ऑब्जेक्टिव भी आने हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने पूरा ही पेपर ऑब्जेक्टिव बना रखा है, तो इसलिए हर एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स किन तत्वों से मिलकर बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? आपको पता होना चाहिए 2:1। कार्बोहाइड्रेट हमें किन से प्राप्त होते हैं? पौधों और जंतुओं से। तो ऑब्जेक्टिव में भी ये सारे पॉइंट काम करेंगे, सब्जेक्टिव में भी सारे पॉइंट काम करेंगे, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यदि आपके सामने हैं तो उनमें भी ये सारे काम करेंगे। ठीक है, यदि आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, पॉली, ध्यान से समझना पॉइंट को, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें बहुत सारे OH हों। पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी माने OH ग्रुप वाला एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के, यदि आपके पास कोई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है और आपने उसका जल अपघटन कर दिया, जल अपघटन करने का मतलब आपने उसे पानी में घोल दिया, यानी हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के हाइड्रोलाइसिस से, इसका क्या करना है? इनका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस किसे कहते हैं? जल अपघटन को। जब आप किसी चीज को पानी में घोल देते हो और वो पानी में घुलकर यदि टूट जाता है, तो इस घटना को हम कहते हैं जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस। तो आपके पास यदि कोई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है और आपने उसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो आपको कार्बोहाइड्रेट ही प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। ये भी ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम में आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट किसके हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त होते हैं। उनमें एक ऑप्शन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी होगा। ठीक है, और एक बात यह ध्यान रखनी है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट कब बनते हैं? जब प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया।
तो आप ये भी बात याद रखोगे कि पौधों में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनते हैं। तो पौधों को क्या लिखोगे? प्लांट्स। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स कॉमा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन द्वारा बनते हैं। तो प्लांट्स में आपके कार्बोहाइड्रेट प्लांट से भी मिलते हैं, एनिमल से भी। प्लांट्स में कैसे बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन द्वारा बनते हैं। और फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आपके याद होगा ही। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? 6 तो चाहिए होते हैं हमें कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, मॉलिक्यूल, और 6 ही चाहिए हमें जल के अणु, यानी जल के मॉलिक्यूल। 6 अणु कह दो या 6 मोल कह दो। और साथ में हमें चाहिए सनलाइट। क्या चाहिए? सनलाइट। मैं लिख देता हूँ एच न्यू। एच न्यू का मतलब आपको पता है सनलाइट है। और साथ में चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही तो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो क्या बनता है? एक तो बनेगा ग्लूकोज C6H12O6, और 6 बनेंगे ऑक्सीजन गैस के मोल। तो ये होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के जस्ट अपोजिट क्रिया, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा मैं, ये तो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट रिएक्शन होता है रेस्पिरेशन का, श्वसन का। देखो, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, साथ में ग्लूकोज भी प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स में तो ये रिएक्शन चल रही होती है, जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स में इसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन चलता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है एनिमल्स में। तो ग्लूकोज जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, आपने खाने में चाहे कुछ भी खाया, वो जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेशन प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो जाती है। तो उससे क्या होता है? जो ग्लूकोज है वो सेल्स में पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, और ऑक्सीजन भी सेल्स में पहुंच जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन को उठाता है लंग्स में से, और लंग्स में से उठाकर कहाँ ले जाता है? सेल्स में। तो ये हमारा ग्लूकोज है जो सेल्स में गया, किसने पहुंचाया? ब्लड ने। और ये हमारा ऑक्सीजन है जो सेल्स में गया, किसने पहुंचाया? ब्लड ने। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जब आपस में रिएक्शन होता है, तो इसे हम कहते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प प्राप्त होते हैं, साथ में आपको 38 एटीपी एनर्जी भी मिलती है। यदि आपके पास बायोलॉजी है तो आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि फोटोसिंथेसिस और डाइजेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फोटोसिंथेसिस ये है, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ये है, जो हमारी सेल्स में होता है पाचन क्रिया के अंतर्गत, श्वसन क्रिया के अंतर्गत। ठीक है, ये किससे पहुंचा? पाचन क्रिया से सेल्स में, और ये किससे पहुंचा? श्वसन क्रिया से। ठीक है, ये जो डाइजेशन और रेस्पायरेशन है, दोनों प्रोसेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। दोनों चलेंगे तो हम अच्छे हैं, हम बढ़िया चलेगा हमारा शरीर। तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। यदि शॉर्ट नोट आता है तो इतनी तो बात आपको लिखनी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो साथ के साथ जो बच्चे लिखते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लिखते तो तब मैं कहता हूँ ना, जब भी कहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। ठीक है, ले लेना चाहिए स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हेडिंग लगाते हैं इंपॉर्टेंस, यानी महत्व। हेडिंग लगाते हैं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी आप लिख सकते हो। क्या महत्व है कार्बोहाइड्रेट का हमारे जीवन में या इस पूरी पृथ्वी पर? सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी बायोकेमिकल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ये का मतलब कार्बोहाइड्रेट। बायोकेमिकल, बायोकेमिकल का मतलब जैव रासायनिक।
बायोकेमिकल और इंडस्ट्रियल, यहाँ लिख दो आप, एंड इंडस्ट्रियल। पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, यदि आप बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो या इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो बहुत ज़्यादा क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। कैसे हैं, देखो मैं समझाता हूँ आपको। जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं या जैव रासायनिक क्षेत्र में जितने भी आपके औद्योगिक संस्थान हैं, यानी इंडस्ट्री में भी और बायोकेमिकल में भी, दोनों फील्ड में कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चाहे इनके बारे में पढ़ लो या इनके बारे में कोई प्रोडक्शन कर लो, आपको कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके हिसाब से। यदि हम जैव रासायनिक हिसाब से सोचते हैं या औद्योगिक हिसाब से सोचते हैं, दोनों के हिसाब से जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं बहुत ज़्यादा खास हैं। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इनसे, इनसे माने कार्बोहाइड्रेट से, इनसे हमें, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। इनसे हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। भाई एनर्जी तो मिलती है फैट से भी, कभी कभी प्रोटीन से भी एनर्जी मिल जाती है, पर एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है। इसीलिए हम फूड प्रोडक्ट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। तो आप लिख सकते हो इनसे हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए इसलिए इन्हें हम, इन्हें माने कार्बोहाइड्रेट्स को, इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें हम खाद्य सामग्री यानी फूड प्रोडक्ट्स, इन्हें हम फूड प्रोडक्ट्स की तरह या के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हम जैसे जितना भी अनाज है, अनाज, अनाज में सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो हम उसे फूड प्रोडक्ट की तरह ही तो यूज़ करते हैं अनाज को। जो आपका आलू है, अरबी है, और भी बहुत सारी सब्जियां और फल ऐसे हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट भर भर के है बहुत ज़्यादा, उनसे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है भाई, आलू को सब्जियों का राजा, आलू हर एक सब्जी में डलता है, हर एक सब्जी में क्यों डलता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए प्रयोग करते हैं हम इन्हें किसकी तरह, फूड प्रोडक्ट्स की तरह, खाने की तरह। अच्छा, एक बात मैं बताता हूँ, कार्बोहाइड्रेट में जैसे हमने बात करी थी, कुछ एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट के लिखे थे। जैसे कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल लिखा, शुगर, चीनी। शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है, चीनी को भी हम खाने में इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है हमें। ठीक है, दूसरा स्टार्च। स्टार्च आपको मंड किस में मिलेगा, स्टार्च मिलेगा चावलों में, स्टार्च होता है, आलू में स्टार्च होता है। ठीक है, मूंगफली के अंदर भी स्टार्च होता है, और बहुत सारे अनाज हैं जिनमें स्टार्च होता है। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, इससे भी हमें एनर्जी मिलती है, इससे भी। तो ये जो सेल्यूलोज है ना, इसकी बात कर लो आप, सेल्यूलोज की, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। पर सेल्यूलोज के साथ एक समस्या है कि सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं हो सकता हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, पाचन उसका पॉसिबल नहीं है। मनुष्य के जो पाचन तंत्र है मनुष्य का, उसमें सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता। पहले हमारे जो पूर्वज थे ना, बहुत कई हजार पीढ़ियों पहले पूर्वज, उनके शरीर में सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो जाता था, क्योंकि हमारी जो आहार नाल है, जिसे आप फूड कैनाल कहते हो, उस फूड कैनाल में जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के पास जो है ना, एक पार्ट पाया जाता था पहले, जिसे कहते थे अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका। और कृमि रूप परिशेषिका या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का काम होता था सेल्यूलोज को, यानी घास फूस को, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का। आपको पता है सेल्यूलोज क्या होता है, जो प्लांट सेल की सेल वाल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है।
और प्लांट सेल की सेल वॉल जब सेल्यूलोज की बनी हुई होती है तो हमारे पूर्वज जो थे हजारों पीढ़ियों पहले, जो हमारे पूर्वज थे वे तो पत्ते घास फूस खा लेते थे ऐसे ही, यानी उनकी आहार नाल में अपेंडिक्स बहुत विकसित थी। पर अब हमारी आहार नाल में, हमारी जो फूड कैनाल है उसमें अपेंडिक्स इतनी विकसित नहीं है, जिसे आप कहते हो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हमारी विकसित नहीं है, इसलिए हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, किसी किसी बच्चे में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द होता है, तो डॉक्टर चेक करते हैं इसकी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, फिर उसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को ऑपरेशन में काट कर निकाल देते हैं, क्योंकि उसका कोई काम तो है नहीं, वो तो हमारे पूर्वजों का एक हमारे अंदर एक निशानी है, एक एविडेंस है कि हाँ हम पहले घास फूस खाया करते थे। तो सेल्यूलोज को हम खाने में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका हाइड्रोलाइसिस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं हो पाता। आप इस बात को लिख लो, सेल्यूलोज है तो एक कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज को हम खाने में, सेल्यूलोज को हम खाने में यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि इसका, यानी इसका माने किसका? सेल्यूलोज का। क्योंकि इसका हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि इसका हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डाइजेशन प्रोसेस। पाचन क्रिया का एक हिस्सा है जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, यानी उसका टूटना। किसका? सेल्यूलोज का टूटना। किसी भी पदार्थ को यदि आप पानी में घोल देते हो और वो पदार्थ टूट जाता है दो तीन या कई सारे टुकड़ों में, तो इस घटना को हम कहते हैं जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस। तो हमने लिखा है कि सेल्यूलोज को हम खाने में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका हाइड्रोलाइसिस हमारे, हमारे माने मनुष्य की बात कर रहे हैं हम, हमारे डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं हो पाता है। तो सेल्यूलोज का डाइजेशन होता ही नहीं है, सेल्यूलोज का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसलिए हम कहते हैं कि सेल्यूलोज को खाने में हमें प्रयोग करना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें भोजन को पकाकर ही खाना चाहिए। ठीक है, जैसे एक हमने क्या क्या एग्जाम्पल लिखे थे, एक तो लिखा था ग्लूकोज, शुगर लिखा था, एक स्टार्च लिखा था, एक सेल्यूलोज। अब यदि हम स्टार्च की बात करें ना, स्टार्च बहुत ज़्यादा यूजफुल है। स्टार्च का यूज, स्टार्च का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है मनुष्य के द्वारा? स्टार्च का यूज कहाँ कहाँ होता है? एक तो स्टार्च से बनाया जाता है रेयॉन, रेयॉन पेपर, फोटोग्राफिक फिल्म, स्टार्च से रेयॉन बनता है। रेयॉन एक फाइबर है, रेयॉन पेपर भी बनता है स्टार्च से, और स्टार्च से फोटोग्राफिक फिल्म भी बनती है। फोटोग्राफिक फिल्म, समझ रहे हैं आप? फोटोग्राफिक फिल्म किसे कहते हैं? जिसे रील कहते हैं, कैमरे की रील। फोटोग्राफिक फिल्म भी बनती है, और प्लास्टिक भी बनता है, और विस्फोटक पदार्थ भी बनता है। इससे प्लास्टिक भी बनता है, प्लास्टिक एंड विस्फोटक पदार्थ को हम कहते हैं एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव के निर्माण में किया जाता है।
तो स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन यदि आएगा कि स्टार्च के महत्व को स्पष्ट करो या स्टार्च की उपयोगिता को स्पष्ट करो, या फिर आता है कि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य उपयोग बताओ, या कार्बोहाइड्रेट का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, तो आपको 1 2 3 4 पॉइंट ये लिख कर आने हैं कि कार्बोहाइड्रेट बायोकेमिकल और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए हम इसे खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। सेल्यूलोज को हम खाने में इसलिए नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि सेल्यूलोज का हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन हमारी पाचन तंत्र में नहीं हो पाता है। स्टार्च बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि स्टार्च से रेयन, पेपर, फोटोग्राफिक फिल्म, प्लास्टिक और विस्फोटक पदार्थ ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होगी इंपॉर्टेंस स्टार्च की। अब असली खेल शुरू होता है, असली खेल ध्यान से देखना। अब हम बात करेंगे, चलो पहले थोड़ी सी एक बात और करा देता हूँ, एक हेडिंग लिख लो आप, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर यानी स्टार्च का जो, स्टार्च क्या, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं ना, स्टार्च तो कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल है। जब आप किसी कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखते हो तो उसमें क्या क्या बात ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसके जो नाम का जो एंड होगा, कार्बोहाइड्रेट के नाम के लास्ट में ये लगता है सफिक्स ओ एस ई, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, सबके बाद में ओ एस ई आ रहा ना। तो नाम के एंड में जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनके नाम के एंड में ओ सफिक्स का प्रयोग किया जाता है, सफिक्स का यूज करते हैं। तो नॉर्मली जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके नाम के बाद में, ज़्यादातर के नाम के बाद में आप ओ एस ई सफिक्स का यूज़ करोगे, यानी ओ एस ई अनुलग्न का प्रयोग करोगे, ठीक है। एक बात यह ध्यान रखनी है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप वाले कार्बोहाइड्रेट हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप पता है ना आपको, ऐसा होता है सिंगल बॉन्ड सी एच ओ, ये होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप वाले कार्बोहाइड्रेट, जो एल्डिहाइड ग्रुप वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, उनका नाम हम लिखते हैं ऐसे, एल्डोज, ठीक है। क्या लिखते हैं, ए एल डी ओ एस ई, देखो ओ एस ई तो इसमें भी आया। तो एल्डिहाइड ग्रुप वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका नाम एल्डोज की तरह लिखा जाता है। इसी तरीके से जो कीटोन ग्रुप वाले कार्बोहाइड्रेट होंगे, कीटोन, कीटोन ग्रुप तो पता है आपको, ऐसा होता है कीटोन ग्रुप, ऐसा आर सी ओ आर, कीटोन ग्रुप वाले कार्बोहाइड्रेट्स, कीटोन ग्रुप वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका नाम हम ऐसे लिखते हैं, कीटोज, की के ई टी ओ एस ई जरूर आना है बाद में, कीटोज। तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि कार्बोहाइड्रेट्स नाम के एंड में, कार्बोहाइड्रेट के नाम के एंड में हम ओ एस ई का यूज करते हैं, सफिक्स का। जैसे यहाँ देखो ओ एस ई, ओ एस ई। और यदि एल्डिहाइड ग्रुप वाला कोई कार्बोहाइड्रेट है तो हम उसका नाम लिखते हैं एल्डोज, और जो कीटोन ग्रुप वाला कोई कार्बोहाइड्रेट है उसका हम नाम लिखते हैं कीटोज की तरह, ठीक है। और कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होती है ना इसमें, कार्बन एटम्स की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक ग्रीक प्रीफिक्स का, ठीक है, ग्रीक प्रीफिक्स। जैसे आपका मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। ये स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। कार्बन परमाणुओं का नंबर के लिए आप ग्रीक प्रीफिक्स का यूज करोगे, ठीक है। तो अगली बात यह है, इनमें प्रेजेंट, इनमें माने कार्बोहाइड्रेट में, इनमें प्रेजेंट यानी इनमें उपस्थित
कार्बन एटम्स की संख्या के लिए या कार्बन एटम्स के नंबर के लिए, भाई किसी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 होगी, किसी में 6 होगी, किसी में 7 होगी। तो इनमें प्रेजेंट कार्बन एटम्स की संख्या के लिए आप यूज करोगे ग्रीक प्रीफिक्स। ग्रीक प्रीफिक्स यानी कि ग्रीक पूर्व लग्न जो हम इस्तेमाल करते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, यूज करते हैं। ग्रीक प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं या यूज करते हैं। याद रखोगे इस बात को। तो जो आपके कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी उनके अंदर, उन्हें गिन के आप यूज कर लोगे कि क्या लगाना है। तो रूल आपको पता होने चाहिए ये सारे। देखो, नोमेनक्लेचर में यही बातें ध्यान रखनी कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखते हो बाद में OSE लिखना है। एल्डिहाइड ग्रुप वाला कार्बोहाइड्रेट है तो उसका स्टार्टिंग एल्ड से होगी, एल्डोज। और कीटोन वाला है तो कीटोज। और कार्बन परमाणुओं की संख्या उसमें जितनी है उसका नाम आपको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा इसमें लिखना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये बात। एग्जाम्पल से ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, ये है CHO, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, यानी 4 बार ना लिख के 1 बार लिख के होल 4 कर दिया। और यहाँ है आपका CH2OH। अब इसका नाम लिखना है, तो इसमें बताओ CHO ग्रुप है या नहीं है। CHO ग्रुप है तो हम एल्डोज की तरह लिखेंगे इसका नाम, तो हमने लिख दिया एल्डो। ठीक है। अब ग्रीक प्रीफिक्स यूज करना है। कितने कार्बन है, एक तो कार्बन ये है, एक वो है, 2 और 4 बीच में 6, 6 हैं तो हेक्स। और बाद में क्या लगाना है, सबके बाद में ये तो लगेगा ही OSE, तो OSE लगाओ। इसका नाम है एल्डोहेक्सोस। क्या नाम है, एल्डोहेक्सोस। ठीक है, इसका नाम एल्डोहेक्सोस है। ठीक है। और वैसे तो इसे ग्लूकोज कहते हैं, हम सामान्य भाषा में तो इसे ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज। पर यदि हम नोमेनक्लेचर के हिसाब से चले ना, नामकरण पद्धति के हिसाब से, तो इसका नाम एल्डोहेक्सोज है। क्या है, एल्डोहेक्सोज। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लो। चलो अच्छा, इसका भाई है, देखो इसे भी। ये है हमारे पास CH2OH, और CH2OH के बाद है हमारे पास CO, यहाँ कीटोन ग्रुप आ गया। और फिर है CHOH का होल थ्राइस, CHOH का होल थ्राइस। और फिर है CH2OH। अब इसे देख लो आप, एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप। आप कहोगे कि सर इसमें तो CO ग्रुप आ रहा है यानी कीटोन ग्रुप है, तो इसके नाम के पहले कीटो लगेगा, कीटो। कीटोज है ना। कार्बन परमाणुओं की संख्या देखो, एक ऊपर एक नीचे, 2 और एक गिरा 3 और 3 ये रहे 6, तो कीटो हेक्स और OSE सबके सामने लिखना ही है बाद में सफिक्स। कीटो हेक्सोस है इसका नाम, वैसे इसे फ्रक्टोज कहते हैं। फ्रक्टोज में भी आप देख रहे OSE आ रहा, तो OSE सफिक्स तो सबके कार्बोहाइड्रेट के नाम के बाद में लगेगा ही। ठीक है, सामान्य नाम की बात हम नहीं कर रहे, हम अपने नोमेनक्लेचर पद्धति की बात कर रहे हैं, नामकरण पद्धति की। कि इसमें यदि एल्डिहाइड है तो शुरू में क्या आएगा, एल्डो। और कीटोन ग्रुप है तो क्या आएगा, कीटो। कीटोन ग्रुप है तो क्या आएगा, कीटो। क्लियर बात। दूसरी बात कि कार्बन परमाणुओं की संख्या ये लिखी हमने हेक्स, और यहाँ भी लिखी हेक्स। तो जो ग्रीक सिस्टम में कार्बन परमाणुओं की संख्या ग्रीक प्रीफिक्स से आप दोगे, और OSE सबके बाद में आएगा ही। देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी। यही तो रूल्स पढ़े थे हमने।
तो यदि नॉमेनक्लेचर के बारे में कोई पूछता है तो यही बात आपको लिख कर आनी है और यही दो एग्जाम्पल आपको लिख कर आने हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। हेडिंग लगाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हेडिंग लगाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन केवल एक आधार पर नहीं कर सकते। हमारे पास कई सारे बेस हैं, कई सारे तरीके हैं कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन करने के, जिनमें से हमारे सिलेबस में दो तरीके हैं। सबसे पहले हम जो क्लासिफिकेशन यहाँ करेंगे, नंबर 1 हेडिंग लिखते हैं। नंबर 1 पहला क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, TASTE, टेस्ट माने स्वाद। कार्बोहाइड्रेट स्वाद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो यदि कोई पूछता है स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स में कौन कौन से हैं? स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं डिस्कस कर रहा आपके साथ, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? देखो, तो टेस्ट यानी स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहले तो होते हैं शुगर्स। क्या होते हैं? शुगर्स। तो ए करके हेडिंग लगाते हैं शुगर्स, SUGARS, शुगर्स। शुगर्स को हम कहते हैं हिंदी में शर्करा। क्या कहते हैं? शर्करा। शर्करा का नाम हमने बिगाड़ दिया, हमने इसे बना दिया शक्कर, है इसका नाम शर्करा। तो शुगर या शर्करा कौन से होते हैं? ये क्या होते हैं? स्वाद में कैसे होंगे? मीठे। तो इनकी सबसे पहली खासियत ये है, स्वीट होते हैं ये, स्वीट, स्वीट इन टेस्ट। पहली खासियत तो यह है कि ये स्वाद में मीठे होते हैं, इसीलिए हमने इन्हें शुगर कहा। ठीक है। दूसरी खासियत इनकी ये होती है कि ये पानी में घुल जाते हैं। तो आप लिख सकते हो वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल, पानी में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? पानी में घुलनशील। ठीक है। और एक खासियत इनकी ये होती है कि ये क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन। ये क्रिस्टलाइन भी होते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने चाहिए शुगर्स के। जैसे आपके सुक्रोज है, सुक्रोज। सुक्रोज एक शुगर है। सुक्रोज को आप कहते हो इक्षु शर्करा। इसे हम कहते हैं इक्षु शर्करा। और कुछ बच्चे इसे कहते हैं, कुछ बच्चे इसे कहते हैं चीनी। तो इक्षु शर्करा या चीनी जो गन्ने से बनती है या चुकंदर से, वही होता है सुक्रोज। ठीक है। जैसे आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ग्लूकोज भी एक शुगर है। ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों मीठे होते हैं ना स्वाद में। ग्लूकोज को हम द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं, द्राक्ष शर्करा, द्राक्ष शर्करा। और इसे अंगूर की शक्कर भी कहते हैं, अंगूर की शक्कर। और एक फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को हम कह सकते हैं फल शर्करा। इन तीनों की खासियत यह है कि इन तीनों का टेस्ट कैसा है? मीठा है, तीनों का स्वाद मीठा है। इसलिए हम इन तीनों कार्बोहाइड्रेट को, हैं तो कार्बोहाइड्रेट ही, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी, ये भी, तीनों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जैसे सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है? सुक्रोज होता है C12H22 और O11। देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। फ्रक्टोज का भी C6H12O6 होता है। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक ही फार्मूला है, तो फिर इनके नाम अलग अलग क्यों हैं?
इनके नाम अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि ग्लूकोज में तो होता है एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज में होता है कीटोन ग्रुप। देख लो आप, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये डिफरेंस है, एक में एल्डिहाइड ग्रुप है, एक में क्या है, कीटोन ग्रुप है, इसलिए इनके नाम अलग अलग हैं। अणुसूत्री तो इनके एक जैसे हैं, नाम तो इनके अलग अलग हैं दोनों के। ठीक है ना, समझ में आई बात। दूसरे क्या होते हैं, स्वाद के आधार पर जो हमने कार्बोहाइड्रेट का पहला टाइप पढ़ा वो था सुगर्स या शर्करा। स्वाद के आधार पर दूसरे होते हैं नॉन सुगर्स। नॉन सुगर्स तो बी करके हेडिंग लगाएंगे, दूसरे कार्बोहाइड्रेट होते हैं नॉन सुगर्स, या आप कह सकते हो अशर्करा। नॉन सुगर्स कह सकते हो या फिर कह सकते हो अशर्करा। अब इसके बारे में तो आपको सारी बात पता चल गई होगी पहले से ही। सारे लक्षण क्या होंगे, उसके उल्टे होंगे शर्करा के। सबसे पहली बात, ये होते हैं टेस्टलेस, ये होते हैं टेस्टलेस। ठीक है, टेस्टलेस सबसे पहली खासियत। वे कैसे थे, टेस्ट में स्वीट थे। और एक इनकी, वे कैसे थे, वाटर सॉल्युबल, और ये हैं नॉट सॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलते हैं, ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं जो नॉन सुगर्स हैं। ठीक है, वे कैसे थे, क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टलीय ठोस, ये होते हैं अक्रिस्टलीय यानी एमोर्फस। एमोर्फस को आप नॉन क्रिस्टलाइन भी कह सकते हो, आप कह सकते हो नॉन क्रिस्टलाइन, एमोर्फस कहो या नॉन क्रिस्टलाइन कहो, ऐसे होते हैं ये। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो आप इनके, नॉन शुगर के एग्जाम्पल, जैसे आपका स्टार्च है, सेल्यूलोज है, स्टार्च चावलों के मांड को कहते हैं स्टार्च। आलू के चूरे में भी स्टार्च होता है, यदि आलू का आपने पीस के उसका बिल्कुल वो कर दिया हो, चटनी बना दी हो। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्लांट सेल की सेल वाल सेल्यूलोज की बनी होती है, इसे हम हजम नहीं कर सकते। ग्लाइकोजन, इनुलिन, ग्लाइकोजन, और एक इनुलिन होता है, INULINE, इनुलिन। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, नॉन सुगर्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं, नॉन सुगर्स हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ठीक है। तो ये तो था पहला क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के होते हैं, सुगर्स एंड नॉन सुगर्स, दोनों के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो हेडिंग लगा दो आप, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। आप इसे हाइड्रोलाइसिस के बेस पर भी कह सकते हो कि हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और आप इसे कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वे होते हैं थ्री टाइप्स के। कितने टाइप्स के, थ्री। तो यहाँ लिख देता हूँ थ्री टाइप्स। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पर या
हाइड्रोलाइसिस के बेस पर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बताओगे 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से एक तो होते हैं, पहले तीनों के नाम लिख देते हैं। एक तो होते हैं मोनोसेकेराइड, एक तो होते हैं मोनोसेकेराइड्स, एक तो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, हिंदी में भी नाम इनका मोनोसेकेराइड ही है, ठीक है। और एक होते हैं ओलिगो, ओलिगोसेकेराइड, और एक होते हैं पॉलीसेकेराइड। अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझना। हम सबसे पहली हेडिंग डालते हैं नंबर ए करके मोनोसेकेराइड्स, नंबर ए करके हेडिंग डालते हैं मोनोसेकेराइड्स, ध्यान से समझना। क्या होते हैं मोनोसेकेराइड्स? मोनोसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, यानी जो सबसे छोटे हैं, सबसे छोटा स्ट्रक्चर जिनका है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो मोनोसेकेराइड्स में इनका, यानी मोनोसेकेराइड्स का, इनका हाइड्रोलाइसिस, इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है क्योंकि ये सबसे छोटे हैं, सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। तो यहां लिख लो आप, ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी मोनोसेकेराइड की बात कर रहे हैं हम, ये कार्बोहाइड्रेट्स की स्मॉलेस्ट, ये कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी यूनिट होती है, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट है तो इसका तो टूटना मुश्किल है, इसका तो हाइड्रोलाइसिस होना ही बड़ा मुश्किल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल समझना आप ध्यान से। जैसे आपके पास ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, जैसे ग्लूकोज है, जैसे आपका फ्रक्टोज है, एक्सेट्रा। ग्लूकोज या फ्रक्टोज का आप हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। यदि ग्लूकोज या फ्रक्टोज को आप पानी में घोल दोगे ना, तो वो अपने से छोटे कार्बोहाइड्रेट में बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, क्योंकि वो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी और फ्रक्टोज भी। तो ऐसे होते हैं मोनोसेकेराइड। क्या होते हैं ऐसे मोनोसेकेराइड? जिनका जल अपघटन नहीं होता, जिन्हें आप पानी में घोलकर इनसे छोटे कार्बोहाइड्रेट में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यही सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी कार्बोहाइड्रेट की इकाई होते हैं मोनोसेकेराइड्स। फिर आते हैं ओलिगोसेकेराइड, तो हेडिंग लगाते हैं ओलिगो, ओलिगो सेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स की खासियत पता क्या होती है? यदि आप इनका हाइड्रोलाइसिस करोगे, यानी इनका जल अपघटन करोगे, यानी इन्हें पानी में घोल दोगे, तो इनके हाइड्रोलाइसिस से आपको 2 से लेकर 10 तक के मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। तो यहां लिखेंगे हम इनके, इनके हाइड्रोलाइसिस से, हाइड्रोलाइसिस तो समझते हो, जल अपघटन, जब किसी चीज को पानी में घोल दिया और वो टूट गई। इनके हाइड्रोलाइसिस से 2 से 10 तक, 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड्स, 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड्स प्राप्त होते हैं।
तो यदि आपके पास कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसे आपने पानी में घोल के उसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया, और वो टूट के आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यदि आपको वो मोनोसेकेराइड देता है टूट कर, तो समझ जाओ उसे आप ओलिगोसेकेराइड कहोगे। क्या कहोगे? ओलिगोसेकेराइड। पर आपको समझना यह है कि ओलिगोसेकेराइड को आगे फिर क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ लिखते हैं हम, ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन? ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्क्रीनशॉट लो, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से प्रकार हैं ओलिगोसेकेराइड्स के। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो ओलिगोसेकेराइड का जो पहला टाइप है उसे हम कहते हैं डाइसेकेराइड्स। नंबर 1 करके हेडिंग लगाते हैं, डाई सेकेराइड्स। अब नाम से पता चल गया होगा डाई माने क्या होता है, दो। यानी इनके हाइड्रोलाइसिस से, इनके जल अपघटन से दो मोनोसेकेराइड यूनिट आपको मिलेंगी। तो यहां लिख लो, इनके हाइड्रोलाइसिस से इनके हाइड्रोलाइसिस से दो यूनिट मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। दो यूनिट मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। तो यदि कोई आपके पास कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जिसे आपने पानी में घोल दिया और आपको 2 यूनिट मिल गई मोनोसेकेराइड की, तो समझ जाओ वो ओलिगोसेकेराइड तो है। पर ओलिगोसेकेराइड में भी कौन सा ओलिगोसेकेराइड है? डाइसेकेराइड। कौन सा है? डाइसेकेराइड। ठीक है। देखो, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं आपके डाइसेकेराइड, और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा इस बात को कि हाँ ये डाइसेकेराइड है। जैसे आपका सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। जैसे सुक्रोज, सुक्रोज चीनी को ही तो कहते हैं, शक्कर को। माल्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों डाइसेकेराइड हैं। जैसे आप मान लो चीनी का ही ले लो एग्जाम्पल, सुक्रोज का ले लो, चीनी का। चीनी को पानी में घोल के देख लो क्या होगा। चीनी क्या होती है? C12H22O11, ये होती है शुगर या सुक्रोज। आपने इसे पानी में घोल दिया H2O में, यानी इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे ना, तो आपको C6H12O6 एक तो मिलेगा ग्लूकोज, जो एक मोनोसेकेराइड है, और एक मिलेगा C6H12O6 यानी फ्रक्टोज, ये भी एक मोनोसेकेराइड है। देखो कार्बन कितने हैं? 12। यहाँ देखो 6 और 6 12। हाइड्रोजन कितने हैं? 22 और 2 24। देखो 12 और 12 24। ऑक्सीजन कितने हैं? 11 और 1 11 12। ऑक्सीजन देखो 6 और 6 12। है ना सब संतुलित, बैलेंस है सब कुछ। ध्यान ये रखना है कि ये हमने क्या लिया है? सुक्रोज लिया है, यानी चीनी ली है। जब आप चीनी को या सुक्रोज को पानी में घोलते हो ना, शरबत बनाते हो, तो शरबत बनाते ही आपको बहुत सारा तो ग्लूकोज मिल जाता है और बहुत सारा मिल जाता है फ्रक्टोज। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज से हमें क्या मिलती है फिर? एनर्जी। तो ये दोनों मोनोसेकेराइड हैं। इसके हाइड्रोलाइसिस से दो मोनोसेकेराइड हमें मिले हैं, इसलिए हमने कहा है कि सुक्रोज एक क्या है? डाइसेकेराइड है। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। और डाइसेकेराइड के बाद फिर नंबर 2 दूसरा जो ओलिगोसेकेराइड है उसे हम कहते हैं ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड्स क्या होते हैं? ट्राइसेकेराइड्स अब आपको पता चल ही गया होगा अपने आप।
ट्राइसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके हाइड्रोलाइसिस से 3 मोनोसैकेराइड मिलते हों। तो यहाँ लिखेंगे इनके इनके हाइड्रोलाइसिस से इनके हाइड्रोलाइसिस से ट्राइसैकेराइड है ना, 3 मोनो 3 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। तो आपको 3 मोनोसैकेराइड मिलेंगे, इसीलिए आप उसे कहोगे कि वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ट्राइसैकेराइड है। जैसे ट्राइसैकेराइड का एक एग्जांपल देख लो आप, ट्राइसैकेराइड का एक एग्जांपल है रेफिनोज। रेफिनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, RAFFI, रेफिनोज। रेफिनोज का फार्मूला होता है C18H32O16। देखो नीचे लिख देता हूँ, चलो, C18H32O16, ये होता है रेफिनोज। जब आप इसे पानी में घोलते हो ना, तो हमने लिखा यहाँ 2 मॉलिक्यूल H2O के चाहिए इसे हाइड्रोलाइसिस इसका करने के लिए। क्या होगा देखो, हमें 3 मोनोसैकेराइड यूनिट प्राप्त होंगी, 3 मोनोसैकेराइड। एक C6H12O6 और एक और C6H12O6 और एक और C6H12O6। ठीक है, ये तो आपको पता है रेफिनोज है, ऊपर लिखा ही हुआ है। इनमें से एक ग्लूकोज है, एक गैलेक्टोज है, एक फ्रक्टोज है। एक तो मिलता है ग्लूकोज, एक मिलता है गैलेक्टोज। देखो OSE सबके बाद में आ रहा, और एक है फ्रक्टोज। और ये तीनों ही क्या है, मोनोसेकेराइड। तो रेफिनोज के हाइड्रोलाइसिस से आपको 3 मोनोसेकेराइड यूनिट मिली हैं। आप एग्जाम में बच्चे पता क्या करते हैं, फार्मूला तो याद रहेगा, सुक्रोज का ये है सर, रेफिनोज का ये है, पर एग्जाम में गलती ये होती है कि जब रिएक्शन लिख कर आनी होती है उन्हें पता ही नहीं चलता कि कितने जल के अणु यहाँ लेने हैं, वाटर मॉलिक्यूल कितने लेने हैं। तो ध्यान रखना, जो आपका डाइसेकेराइड होता है ना, जो 2 देता है मॉलिक्यूल है, तो उसमें देख लिया करो आप, 2 देता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, क्योंकि देखो हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन की तो वहां जरूरत नहीं, कार्बन तो यही है। हाइड्रोजन यहाँ 22 और 2 कितने हो गए, 24। देखो 12 दूनी 24, इसके हिसाब से चला करो। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और यहाँ कितने हैं 32। तो 4 की और जरूरत है। तो 4 तो जब मिलेंगे जब 2H2O लोगे आप, इसलिए जल के 2 अणु लिए थे मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि 3 बनाने हैं मोनोसेकेराइड। तो हाइड्रोजन के हिसाब से मैं चल रहा था, या फिर ऑक्सीजन के हिसाब से चल लो आप। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और यहाँ तो 16 ही है सिर्फ, तो 2 और चाहिए, तो 2 जल के अणु लगेंगे। यहाँ देखो ऑक्सीजन 11 है, ऑक्सीजन 11 है, और वहाँ कितनी हो जाएगी जब 2 मोनोसेकेराइड बनेंगे, 6 दूनी 12, यानी एक ऑक्सीजन की और जरूरत है, इसलिए एक जल का अणु हमने लिया था यहाँ। इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी डाइसेकेराइड बनाते हो, डाइसेकेराइड को तोड़ने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, ट्राइसेकेराइड को तोड़ने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। और अगली बात आपके समझ में अपने आप आ गई होगी कि यदि टेट्रासेकेराइड कोई है, यानी जिसके हाइड्रोलाइसिस से 4 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, उसके हाइड्रोलाइसिस के लिए जब 2 के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल, 3 के लिए 2, तो 4 के लिए 3 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, तो तीसरे प्रकार का जो ओलिगोसेकेराइड होता है उसे हम कहते हैं टेट्रासेकेराइड। क्या कहते हैं, टेट्रासेकेराइड। तो हेडिंग नंबर 3 लिखते हैं हम, टेट्रा टेट्रासेकेराइड। टेट्रासेकेराइड्स, बताओ इनके हाइड्रोलाइसिस से कितने मोनोसेकेराइड मिलेंगे हमें, 4। तो यहां लिखते हैं इनके हाइड्रोलाइसिस से 4 मोनो
सैकेराइड्स मिलते हैं या प्राप्त होते हैं। यदि आप किसी ओलिगोसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस कर रहे और उसके हाइड्रोलाइसिस से आपको 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल रहे, तो समझ जाओ वो टेट्रासैकेराइड है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो, जैसे एग्जांपल देखो, इसका एक एग्जांपल है, इसका एक एग्जांपल है स्टैचियोज। स्टैचियोज स्टैचियोज इसका एग्जांपल है टेट्रासैकेराइड का। ठीक है। इसका फार्मूला होता है C24H42O21। C24H42O21। ठीक है। अब आपको इसका हाइड्रोलाइसिस करना है और 4 बनाने हैं आपको मोनोसैकेराइड। 4 बनाने हैं तो 3 ही तो चाहिए वाटर मॉलिक्यूल, तो मुझे पहले से ही पता है कि मुझे यहाँ 3 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। अब आपको 4 बार लिखना है C6H12O6। बैलेंस करके देख लेना, पूरा बैलेंस मिलेगा आपको। चाहे कार्बन को बैलेंस कर लो, चाहे हाइड्रोजन को, चाहे ऑक्सीजन को। 4 बार आपको C6H12O6 लिखना है और इनके नाम लिखने हैं चारों के। बताओ कुछ समझ में आ रहा क्या? समझ में आ रहा होगा। ये तो पता ही चल गया आपको क्या है। स्टैचियोज है जो एक टेट्रासैकेराइड है। इसमें एक तो बनता है आपका ग्लूकोज और एक बनता है आपका फ्रक्टोज और एक बनता है आपका गैलेक्टोज और दूसरा भी जो बनाना ये भी गैलेक्टोज है। 2 गैलेक्टोज बनते हैं इसमें। 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं? गैलेक्टोज के। ठीक है। 2 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं? गैलेक्टोज के। बताओ समझ में आ रहा क्या? 2 मॉलिक्यूल किसके बने? गैलेक्टोज के बने। तो ये था हमारा। फिर आगे क्या होगा? पेंटासैकेराइड होगा। बस आप टेट्रासैकेराइड तक ही पढ़ो इसे। ठीक है। देखो क्या है ये। मोनोसैकेराइड हो गया, ओलिगोसैकेराइड हो गया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब किसे पढ़ना है? पॉलीसैकेराइड को। पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली ग्रीक भाषा का शब्द है। पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। तो अब हेडिंग लगाते हैं हम। हेडिंग नंबर क्या है? सी, पॉलीसैकेराइड। हेडिंग नंबर सी, पॉली, POLY, पॉली सैकेराइड। नाम से ही पता चल गया होगा आपको। पॉली मीन्स मैनी सैकेराइड्स, जिसके हाइड्रोलाइसिस से 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपको मिलेंगी। तो आप लिख सकते हो इनके, यानी इन कार्बोहाइड्रेट्स के, इनके हाइड्रोलाइसिस से, इनके हाइड्रोलाइसिस से 10 से अधिक, यानी मोर देन 10, 10 से अधिक हजारों में भी जा सकती है, ध्यान रखना। हाइड्रोलाइसिस से 10 से अधिक मोनो सैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स प्राप्त होती हैं। ठीक है। 10 से अधिक मोनोसैकेराइड यूनिट प्राप्त होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि छोटे बच्चों को चावलों का मांड पिलाना चाहिए, क्योंकि वो जैसे ही चावलों में चावल घुलते हैं ना पानी में, तभी तो मांड बनता है, जिसे मंड कहते हैं। स्टार्च नमक घोलकर या चीनी घोलकर उसे छोटे बच्चे को पिलाते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट हमें मिलती हैं, जिससे बच्चे को एनर्जी बहुत मिलती है। ठीक है।
सेल्यूलोज भी ऐसा ही है, पर सेल्यूलोज को हमें ज़रूरत नहीं है खाने की। कभी आप सेल्यूलोज को यानी पेड़ पौधों की पत्तियों को ही खाना शुरू कर दो, ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो परेशान रहोगे। लिमिटेड खानी है, क्योंकि वो सेल्यूलोज है ना उसमें। जैसे स्टार्च का ही फार्मूला होता है, स्टार्च का C6H10O5, C6H10O5, और इसका मैंने कर दिया होल N। ये बहुत सारे आपस में जुड़े हुए हैं, हजारों। N का मतलब कई हजार है। तो इसमें जल के अणु चाहिए हमें, NH2O ही लिख दिया मैंने। मान लो एक को तोड़ने के लिए एक जल का अणु चाहिए, ठीक है। कैसे लिखा देखो, मैं बताऊंगा आपको। आप सोच रहे होंगे कि जब ये N में टूटेगा तो N-1 चाहिए जल के अणु, नहीं। समझो ध्यान से, देखो C6 मोनोसेकेराइड का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये होता है ना। कार्बन पूरे हैं, हाँ जी पूरे हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 10। कितने चाहिए, 2। देखो, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए ना, तो 2 ही हाइड्रोजन लिखे मैंने यहाँ। ऑक्सीजन कितने हैं, 5 चाहिए, होने चाहिए 6, एक की जरूरत है, एक ही ऑक्सीजन लिखा। देखो समझ में आ रहा हो कुछ। तो इसलिए हमें पता है कि इसका जो ये है ना C6H10O5, इसे तो H2O चाहिए। तो N अणु यदि जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे N यूनिट जुड़े हुए हैं, तो N ही तो चाहिए जल के अणु। तो इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, स्टार्च को यदि आप पानी में घोल दोगे या सेल्यूलोज को, तो क्या होता है, आपको N यूनिट मिलेंगी इसकी, C6H12O6 की, यानी मोनोसेकेराइड की कितनी यूनिट मिलेंगी, N यूनिट, ठीक है। और C6H12O6 क्या है, मोनोसेकेराइड है। ये ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है, लैक्टोज भी हो सकता है, और इन सब का मिक्सचर भी हो सकता है कि कुछ ग्लूकोज मिला, कुछ फ्रक्टोज, कुछ लैक्टोज, ठीक है। ऐसा ही फार्मूला स्टार्च का होता है, ऐसा ही सेल्यूलोज का होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। हमने अपना पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया। क्या क्या इसमें पढ़ा है देखो, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ पढ़ी है। हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों का बैच स्टार्ट हमने कर दिया। सेकंड सेमेस्टर का पहला यूनिट केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का ये हमारा दूसरा लेक्चर था। पहले लेक्चर में हमने सिलेबस समझा था, आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा डिटेल पढ़ा है, जितना हमें एग्जाम में लिख कर आना है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन के बाद हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस के बाद हमने पढ़ा नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या बातें ध्यान रखनी। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, स्वाद के आधार पर दो तरह के हैं, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। उसके बाद हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर या ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट्स बताए मेनली 3 तरह के, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को पढ़ा, ओलिगोसेकेराइड को पढ़ा, और फिर बताया कि ओलिगोसेकेराइड तो कई तरह के होते हैं, उनमें से 3 बताए, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। इनके एग्जाम्पल भी बताए और कैसे रिएक्शन होती है वो भी बताया, और फिर सीखा हमने लास्ट में पॉलीसेकेराइड। ठीक है, बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। यदि वास्तविकता में आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है, तो वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, बाय।